integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। चलिए हम कंटिन्यू रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना SSJE 2010 के क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन नंबर अपना 57। चलिए क्वेश्चन पढ़ो उसको। क्वेश्चन पूछा है स्लम टेस्ट इज यूज्ड फॉर। स्लम टेस्ट है वो किसके काम आता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें अपना आंसर है वर्केबिलिटी। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल ही कॉमन क्वेश्चन है, तो आंसर आपको पता है ये वर्केबिलिटी आंसर आएगा इसका। चलो, लेकिन वर्केबिलिटी के और कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं वो आप और देख लो। अगला क्वेश्चन वो भी बना होगा कभी, या बन जाएगा किसी एग्जाम में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का वर्केबिलिटी। अलग वो टेस्ट है, वो है VB फ्लोटेबल एंड कॉम्पैक्शन। एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप कॉम्पैक्शन टेस्ट, तो डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन आपको नाम याद रखने हैं वर्केबिलिटी के कौन कौन से टेस्ट हैं। एक जो अपने क्वेश्चन में पूछा है, 3 ये हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो आंसर आ गया अपना C। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिट टू पॉइसन्स रेशियो इज। इसकी लिमिट पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी। देखो पॉइसन्स रेशियो की वैल्यू 100 में पढ़ चुके हैं आप, 0 to 0.5 इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए जितने भी हैं। वैसे इसकी वैल्यू नेगेटिव भी होती है, -1 तक जाती है, लेकिन अपन जो इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए पढ़ते हैं वो 0 to 0.5। तो आंसर आ गया अपना C 0.5। तो 58 में C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रिंकेज इन कंक्रीट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। जो कंक्रीट में श्रिंकेज होता है वो उसको कैसे कम किया जा सकता है? तो पहले तो देखो श्रिंकेज क्यों होता है कंक्रीट में। कंक्रीट में मॉइस्चर कंटेंट जो है वो इवेपोरेट होता है, उसकी वजह से श्रिंकेज होता है, मॉइस्चर की वजह से। तो अपन को श्रिंकेज कम करना है, तो अपन क्या चाहेंगे, उसे मॉइस्चर जो है थोड़ा सा उसकी कंपेरिजन, पहले कंपेरिजन में कम, मतलब कम रखें इसको, अगर श्रिंकेज कम करना है तो ऑप्शन देखो पहला लो वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो को कम कर दो, तो सही बात है। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? ये क्वेश्चन नंबर 59 है। वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर डिवाइड बाई सीमेंट का कंटेंट है उन दोनों का रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो को इसको मैं कम कर रहा हूं, मतलब वाटर को कम कर दिया, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर दिया। तो पहला आंसर अपना सही है, श्रिंकेज कम हो जाएगा। ठीक है, ए इसमें करेक्ट है। चलो दूसरा, लेस सीमेंट इन द कंक्रीट, है ना। अगर वाटर सीमेंट रेशियो है ना को कम कर दिया, पहला ऑप्शन है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो को अपन कांस्टेंट रख रहे हैं तो सीमेंट को कम कर दो, ताकि सीमेंट को कम कर दो, है ना। तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही है, तो ये कर दिया। बी आंसर भी सही है, सी। प्रॉपर कंक्रीट मिक्स, कंक्रीट को अच्छे से मिक्स कर दो, तो तीनों ऑप्शन सही हैं। तो तीनों ऑप्शन को सही करने का लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑल द अबव। ठीक है, आंसर हो गया अपना डी, 59 में डी। पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आप सर पढ़ाएंगे आपको, बिल्डिंग मटेरियल, वहां पे आप ये कंक्रीट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो वो पूरा अच्छे पढ़ लेंगे पूरा टॉपिक के भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। क्वेश्चन नंबर 60, इन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द स्टेम डिजाइन मोमेंट इज। तो देखो, ये देखो इसको, ये क्वेश्चन है एक्टिव अर्थ प्रेशर का। क्वेश्चन में पूछ रहा है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है, उस पे मोमेंट क्या लगता है, डिजाइनिंग में मोमेंट क्या कंसीडर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 है ना, 60। देखो जैसे अपनी कोई, मैं समझा रहा हूं इसके लिए अपने मैंने कोई, ये अपन कुछ रिटेन कर रहे हैं, यहाँ पे अर्थ मास है, कोई अर्थ है, मतलब सोइल है, उसको रिटेन कर रहे हैं। ये अपनी रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, तो ये सोइल मैकेनिक्स का एक चैप्टर आता है ना, तो ये अर्थ प्रेशर का। तो अर्थ प्रेशर में इसमें एक्टिव अर्थ प्रेशर है, उसका एक केस है। उसमें जो है वो ऐसे दिया जाता है अर्थ प्रेशर को, एक्टिव अर्थ प्रेशर को, उसकी इंटेंसिटी है वो दिया था KA इंटू गामा इंटू H। अगर ये हाइट है तो ये इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, कौन से केस में, एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव केस में। ठीक है, गामा जो है ये डेंसिटी आ जाएगी सोइल की। ठीक है, H है हाइट हो गई, इंटेंसिटी ऐसे लिख दी। अगर फोर्स बताना हो, है ना, ये तो इंटेंसिटी आ गई, अर्थ प्रेशर की इंटेंसिटी। फोर्स है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये H है, ये है, अपन ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो फोर्स है, अर्थ प्रेशर फोर्स हो जाएगा 1/2
इंटू हाइट इंटू बेस, अपन आपको पता है एरिया इसका ऐसे निकालते हैं, तो ये आ गया फोर्स आ गया 1/2 के ए गामा एच स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंट बताएं, मोमेंट जो कि अपने क्वेश्चन में पूछा है मोमेंट। ठीक है, फोर्स कहां पे लगेगा, ये फोर्स दिया जाता है, ये फोर्स है, कहा जाता है कि ये नीचे से h/3 हाइट पे लगता है। अगर ये हाइट h है इसकी, रिटर्निंग वॉल की हाइट, तो h/3 पे लगता है। तो बता दो फोर्स, मोमेंट जानते हैं, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू जो है डिस्टेंस जो जिससे लग रही है, तो इसके अबाउट मोमेंट लगा रहे हैं, मोमेंट यहाँ इसके अबाउट मोमेंट है, तो क्या बताओ क्या होगा, मोमेंट लग जाएगा हाफ इंटू फोर्स हो गया अपना ये है ना, फोर्स इंटू ये डिस्टेंस वाली इंटू h/3। बस इसको सोल्व कर दो तो क्या आ गया 1/6 के ए गामा एच क्यूब, जो कि अपना आंसर है। आंसर कौन सा होगा, अपना आंसर आ गया सी। तो चलो देखो इसकी जो अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी है ये आ गई है ना, ये क्वेश्चन आ गया एक। दूसरा है फोर्स, दूसरा हो गया अपना फोर्स, फोर्स पूछे तो ये कर दो। तीसरा है मोमेंट, तो मोमेंट है तो अपना आंसर ये हो गया। और आपको डायरेक्ट याद रखना है तो याद रख लो, नहीं तो मैंने आपको पूरा सोल्व बता दिया कैसे कैसे इसके मोमेंट निकाला जाता है। तो आंसर हो गया अपना सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है शियर इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, है ना, ऑप्शन दे रखे हैं। ये इसके जो आरसीसी में डिजाइन पढ़ोगे आप बीम की, उसमें आता है उसका शियर इन्फोर्समेंट डिजाइन, है ना। तो वो शियर इन्फोर्समेंट डिजाइन जो है उसमें बार कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, वर्टिकल प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो बीम है, मैं इसको मिटा के आपको बताता हूं। ये कोड में दिया हुआ है IS 456, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है। ठीक है, बीम है, ठीक, बीम ये मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वाला बता रहा हूं। ठीक है, तो उसमें ये जो ना या तो ऐसे वर्टिकली ये प्रोवाइड कर दो बाहर, है ना, समझ रहे हो, 3D में इसके चारों तरफ है ऐसे, है ना, ये बीम है, बीम के चारों तरफ ये इसके बाइंड कर रखा है ना। ये वर्टिकली प्रोवाइड कर दो, इंक्लाइंड प्रोवाइड कर दो, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये कोड में लिखा हुआ है। तो ये डिजाइन में आप आरसीसी अभी स्टार्ट हुआ है सर, आपको एकदम इसका डिजाइनिंग करवाएंगे डिटेल में। तो ये आंसर हो गया अपना वर्टिकल भी हो गया, इंक्लाइंड भी हो गया, इनका कॉम्बिनेशन भी हो गया, आंसर हो गया अपना डी, एनी वन ऑफ द अबव। चलो 61 में डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, आपको खुद से ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। हाँ तो चलो, वैसे आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा लोड नहीं लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम पिच ऑफ रिवेट्स शुड नॉट बी लेस देन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। ठीक है, ये क्वेश्चन है रिवेट या बोल्ट के लिए पूछा है इसने कि क्या पूछा है, मिनिमम पिच क्या होनी चाहिए। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 62 ये याद रख लो, मैं पिच के लिए बता रहा हूं, है ना, गेज डिस्टेंस या पिच के लिए बता रहा हूं, तो आपको याद रखना है। साथ साथ में एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस के लिए भी बताऊंगा, दोनों कोडल प्रोविजन है और ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलो ये इसने पूछा पिच के बारे में, पिच या गेज डिस्टेंस, गेज मिनिमम की बात कर रहा हूं, कितना होना चाहिए, ये होता है 2.55। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर हो गया अपना बी, है ना। लैंग्वेज में क्या हो गया, ये मिनिमम होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। पिच की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2.5 इंटू 5 क्या है, डायमीटर ऑफ रिवेट या बोल्ट नया टेक्नोलॉजी, नया यूज, अभी आजकल जो यूज होता है वो बोल्ट होता है। पुराना जो है पहले रिवेट यूज किया करता है। तो पुराना जो क्वेश्चन है वहां पे रिवेट देखने को मिलेगा, नए अभी जो क्वेश्चन है ज्यादा चांस है कि उसमें बोल्ट ही आपको देखने को मिले। ठीक है, तो लेकिन दोनों के लिए सेम कंडीशन है। ठीक है, ये डायमीटर ऑफ रिवेट है ना। अब देखो मिनिमम आ गया, पिच या गेज के लिए दोनों के लिए सेम, एंड या एज डिस्टेंस, ये कोडल प्रोविजन आपको याद रखने होंगे। ठीक है, इसके लिए होता है
ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 डी। ठीक है, ये ऊंची 1.5 डी। डी क्या है? ये डायमीटर ऑफ होल, डायमीटर ऑफ होल। जो रिवेट या बोल्टिंग अपन जहां करेंगे उसका होल का डायमीटर है। यहां पे क्या है? रिवेट या डायमीटर, ये जो बोल्ट है उसका डायमीटर है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ 1.5, यहाँ 2.5। ये आपको याद रखना है, कोडल प्रोविजन है। तो आंसर हो गया अपना बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस टी एंड द साइज ऑफ वेल्ड एस आर कनेक्टेड एज, है ना। उनमें फॉर्मूला पूछा है, ये आसान सा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है। तो टी इक्वल टू के इंटू एस, आंसर हो गया अपना सी। टी इक्वल टू के इंटू एस। एस है वो साइज ऑफ वेल्ड। ये क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल भी है तो दिया होगा अपन को। क्वेश्चन नॉर्मली अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है थ्रोट थिकनेस निकालो तो साइज ऑफ वेल्ड दिया होगा, और जो के है उसकी वैल्यू दी होगी। के डिपेंड करता है थीटा पे। तो थीटा जैसे कि ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप देखोगे, है ना, थीटा की वैल्यू जैसे 90 है तो उसके लिए राउंड होती है 0.7 के आसपास, है ना। तो 0.7 ले लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है उसके थीटा जो है एंगल पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला आ गया टी इक्वल टू के इंटू एस। टी और के के बारे में बता रखा है, तो 63 में आ गया अपना सी। 63 में सी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन पढ़ो, अटेम्प्ट करो इसको। देखो आसान आसान से क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपने पहले से एक बार पढ़ रखा है तो तुरंत टिक टिक लगाते ही क्वेश्चन करते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन है बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी, है ना। बोल्ट क्या, कौन सा लोड कैरी करते हैं? तो पहला है शियर, बेंडिंग, एक्सियल टेंशन, और ये ऑप्शन दे रखे हैं चारों। दोनों जो डी ऑप्शन है वो ए और बी का कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो देखो बोल्ट जो है वो शियर में फेल हो जाते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे आएगा, वो उसमें देखेंगे क्या इसमें बोल्ट या रिवेट के बारे में पूछेगा, वो किस में फेल होता है। तो बोल्ट जो है वो ये शियर में फेल हो जाता है ना, बिल्कुल दो भागों में टूट जाता है। तो आपने कहीं देखा भी होगा, आपने कहीं आपके घर में कहीं मशीन, कोई भी मशीन जैसे गाड़ी या फिर कोई किसी टाइप की मशीन में देखा होगा, बोल्ट जब भी दो टुकड़ों में टूट जाता है तो वो फेलियर किसकी वजह से होता है? वो शियर की वजह से होता है। बेंड, बोल्ट जो है वो बेंडिंग से बेंड हो जाता है, तो वो उसमें बेंडिंग में ही फेल हो जाता है। इसके लिए वो ज्यादा, उसके लिए अपन डिजाइन नहीं करेंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे कि ये लोड ले पाएगा बेंडिंग। ठीक है, ये एक्सियल टेंशन जो है, बोल्ट जो वो मेनली जो है एक्सियल टेंशन को कैरी करता है। ठीक है, तो आंसर हो गया अपना सी। और क्योंकि डी जो है ए और बी का कॉम्बिनेशन है, तो आंसर हो गया अपना सी। 64 में सी। तो जो डिजाइनिंग है ना, बोल्ट डिजाइन के लिए जो इसके एजम्पशन लिए जाते हैं, कौन किसको कंसिडर करेंगे किसको नहीं कंसिडर करेंगे, उसमें ये सारी चीजें ली जाती हैं। क्योंकि ये जो शियर है, शियर और बेंडिंग को ये कैरी नहीं कर पाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना 65। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा क्या है? ये पूछा है द टोटल वाटर कंजम्पशन इंक्लूडिंग डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड्स फॉर एवरेज इंडियन पीपल। ये पूछा है कि एक एवरेज इंडियन के लिए ये सारी डिमांड्स को इंक्लूड करते हुए कि कितनी होती है, सारी सबको डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल को ऐड कर दें। तो ये एक कोड का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल डेटा है, याद होना चाहिए। आंसर है डी, 270 लीटर पर कैपिटा पर डे। 270 लीटर पर कैपिटा पर डे, आंसर डी। 65 में डी। डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये कोड में दिया हुआ है एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, ये किस में दिया हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ मैनुअल उसमें दिया हुआ है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल में दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 66 में। ये बहुत सारे कोड में अलग अलग में, सब में औरों में भी दिया हुआ है ना, उनका रिकमेंडेशन है किस किस में माना जाता है। तो अपना आंसर है इसमें डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 में। फॉर ए रिवेट ऑफ 36 mm डायमीटर, द डायमीटर ऑफ होल, ये होल्ड लिखा हुआ है, होल्ड नहीं है, ये होल है ना। डायमीटर ऑफ होल सेल बी टेकन एज। देखो ये इसमें डायमीटर दी है रिवेट की 36 mm डायमीटर दी है। ये पूछ रहा है होल की डायमीटर क्या होगी। तो देखो 66, इसके लिए देखो मैं 5 लिख रहा हूं, डायमीटर ऑफ रिवेट। ठीक है,
और जो मैं डी लिख रहा हूं, डी नोड जो लिख रहा हूं, डायमीटर ऑफ होल। ठीक है, फाई एंड डी नोड, ये केस है, रिवेट की बात कर रहे हैं, है ना। ये यही सेम जो केस है, बोल्ट के लिए अलग होती है चीजें, ये कोड में दिए हुए हैं, कोड प्रोविजन है। अगर फाई की वैल्यू, है ना, मतलब डायमीटर ऑफ रिवेट की वैल्यू 25 mm से कम हो, ठीक है, 25 mm से कम हो, एक 25 mm से ज्यादा हो, दो केस हैं। 25 mm से कम हो तो 1.5 mm इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये mm में है, ये mm में है। ठीक है, इससे ज्यादा हो, 25 से ज्यादा हो तो क्या करते हैं, 2 mm जोड़ देते हैं, है ना। अगर डायमीटर जो है फाई की वैल्यू, डायमीटर ऑफ रिवेट की वैल्यू अगर 25 mm से कम है तो क्या करेंगे, जो फाई तो अपन को पता है, तो डी नोड निकालने के लिए, डायमीटर होल निकालने के लिए, जो जैसे कि एग्जांपल है 24, तो 24 में 1.5 और जोड़ दो तो हो जाएगी 25.5, वो रखेंगे डी नोड। अपने केस में क्या दिया हुआ है, फाई की वैल्यू दी हुई है 36 mm। कौन सा केस आ गया, डायमीटर की वैल्यू 25 mm से ज्यादा है, तो डी नोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 + 2, क्या आ गया, 36 + 2 38 mm। तो ये आपको याद रखना है, ये टेबल छोटी सी टेबल है, बस टेबल क्या है, ये 25 से कम तो 1.5 mm, 25 से ज्यादा तो 2 mm। ठीक है, तो ये रिवेट के लिए है, बोल्ट के लिए अलग है, उसके लिए क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पे बता दूंगा। तो आंसर हो गया अपना 38 mm एंड आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन को पढ़िए, ये डेफिनेशन का क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है बिल्डिंग मटेरियल से। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, कंक्रीट के बारे में ऑपरेशन किए जाते हैं उस पर, तो उनमें से देखो, इसने क्वेश्चन पूछा है, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हेम्स एंड होलोज ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस इज नोन एज, है ना। ये टर्मिनोलॉजी का, ये जो है ना डेफिनेशन का क्वेश्चन है, तो ये 3-4 टर्मिनोलॉजी दिए हैं, उनका डेफिनेशन, तो इसका आंसर है स्क्रीडिंग। ठीक है, थ्योरी बेस्ड है, याद रखना है, इसमें कुछ नहीं है समझाने का, तो याद रखना है, जो ये जो दिया हुआ है ना, पूरा लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्रीडिंग। तो आंसर अपना 67 में बी, 67 में बी। लेकिन देखो, अपन को सारी दो, जो बाकी दो बच गए, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ट्रोवेलिंग क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है, इनके बारे में पता करो। ट्रोवेलिंग जो होती है, जो फाइनल ऑपरेशन होता है ना फिनिशिंग का, उसको बोलते हैं ट्रोवेलिंग। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कभी बने तो ट्रोवेलिंग क्या बोलेंगे, ट्रोवेलिंग ये होता है फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट, फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक, कंक्रीट में जो फिनिशिंग ऑपरेशन होता है, उसका जो फाइनल ऑपरेशन है वो होता है ट्रोवेलिंग। एक है फ्लोटिंग, ये दिया हुआ है, ए जो ऑप्शन है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या होगा, जब स्क्रीडिंग ऑपरेशन कर लेंगे उसके बाद उसमें इरेगुलरिटीज बचती हैं सरफेस पे, कंक्रीट सरफेस पे, उसको रिमूव करने की जो ऑपरेशन है, जो प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग। ठीक है, तो ये है रिमूवल ऑफ इरेगुलरिटीज, रेगुलरिटीज of concrete surface after screeding। तो आपको ये दोनों के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कभी इन पे भी बन सकता है, तो ऑप्शन में ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो दोनों, ट्रोवेलिंग फाइनल ऑपरेशन, फ्लोटिंग जो रिमूवल ऑफ इरेगुलरिटी, किसके बाद में, स्क्रीडिंग के बाद में। स्क्रीडिंग आपको पता है, हम्स और होलोज को रिमूव करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलेंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विद परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। क्या पूछा है, स्ट्रेंथ पूछा है बियरिंग में, रिवेट का, वो क्या होता है। देखो 68 स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बियरिंग में लिख रखा है, मैंने स्ट्रेंथ इन बियरिंग इक्वल टू क्या होगा, एफ बी मल्टीप्लाई बाई एरिया।
एफ बी क्या है? एफ बी है परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। क्वेश्चन में जैसे दे रखा है स्ट्रेंथ इन बियरिंग इक्वल टू परमिसिबल, ये फॉर्मूला होता है परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस। ये किसी भी मटेरियल के लिए ये फिक्स होता है वैल्यू, है ना, मल्टीप्लाई बाय एरिया, है ना। यही अपन से पूछा है, तो वो एरिया क्या होगा? तो वो एरिया होता है एरिया इक्वल टू, देखो ये जो अपने ऑप्शन दे रखे हैं, है ना, उनमें उसमें उसने गलती कर रखी है, मिसप्रिंटिंग कर रखा, वो होता है डी इंटू टी। आंसर होता है अपने जो एरिया है वो होता है डी इंटू टी। तो डी जो है वो डायमीटर ऑफ बोल्ट या रिवेट जो भी ले रहे हैं, डायमीटर ऑफ बोल्ट या रिवेट, ये होता है यहां पे, ठीक है। टी जो है वो होती है थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट। तो ये जो डी टी स्क्वायर लिख रखा है ये मिसप्रिंटिंग है, आंसर इसका डी इंटू टी। ये पेपर में भी ऐसे ही आया था, डी टी स्क्वायर लिख के आया था, तो ये यहां पे डी इंटू टी आंसर हो गया अपना डी, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक कर ले, डी टी स्क्वायर की जगह डी इंटू टी, आंसर हो गया डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मिनिमम हेड रूम और ए स्टेयरकेस मस्ट बी। पहले तो देखो हेडरूम होता क्या है, फिर बोल रहा है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हेडरूम क्या होता है? दो स्टेयरकेस के बीच में, है ना, जो मिनिमम डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस, वो देखो आपने देखा होगा एक स्टेयरकेस के बाद में उसके तुरंत के बाद एक स्टेयरकेस और ऊपर होता है। जैसे कि मैं यहां बता दूं थोड़ा सा शॉर्ट में ही, उसको बोलते हैं, जैसे ये स्टेयरकेस है ऐसे, एक इसके बाद में ही ये नीचे वाले फ्लोर पे है, ये ऊपर वाले फ्लोर पे है। ये देखो स्टेयरकेस, मैं इसको बना दूं ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ गया आप ना, ऐसे ही सेम का सेम यहां पे ऐसे से। तो इसके पूछ रहा है कि मिनिमम जो ना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये हर जगह कांस्टेंट होगी, है ना। ये मिनिमम इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसको बोलते हैं मिनिमम, ये हेडरूम, हेडरूम इसको बोलते हैं। दो स्टेयरकेस के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना मिनिमम, उसको बोलते हैं, ये हेडरूम होता है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है ये मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो देखो हम इसको कैसे रखेंगे, उसको रखेंगे ताकि अपना अपन जो ना आना जाना है वो आराम से हो जाए। अपना जो है ना ये हेडरूम इसलिए नाम रखा है कि सर ना भिड़े अपना, है ना, मेनली जो अगर बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में बोलूँ तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो रखते हैं 80 इंच। 80 इंच अगर क्वेश्चन कभी इंच में पूछे तो कोडल प्रोविजन है 80 इंच रखना है अपन को, है ना। तो इंच में आ गया 80 इंच, और जो कि आसपास होता है 203.2 सेंटीमीटर के आसपास में, तो 203.2 सेंटीमीटर। तो इससे मिनिमम ये रखना है, इससे थोड़ा सा ज्यादा वाला जो ऑप्शन है इसके आसपास देख लो, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है इसका आंसर आ जाएगा बी, 69 में बी, 69 बी। आपको याद रखना है 80 इंच जो कि होता है 203.2 सेंटीमीटर के आसपास, तो आंसर हो गया अपना बी 205। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बल्किंग ऑफ सैंड इज। देखो फास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो ये थोड़े जल्दी अपन करें तो अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में भी अपने को ऐसे ही, है ना, ऐसा ही अपन को मोड रखना है कि जल्दी रखो ताकि टाइम कम है, टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बहुत होते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बल्किंग ऑफ सैंड इज। पहले बल्किंग क्या होता है? बल्किंग होता है जो सैंड है, सोइल है अपनी सैंड, है ना, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए, वो होता है बल्किंग। बल्क मतलब होता है वॉल्यूम इंक्रीज, बहुत सारा वॉल्यूम है उसको बोलते हैं बल्क। तो सैंड में क्या होता है ना, वो स्पेशली फाइन सैंड के केस में जो अगर मॉइस्चर कंटेंट 4-5% के आसपास होता है, तो क्या होता है जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, सोइल में बता दिया सर ने, है ना, क्या रीजन क्या होता है पीछे में, उसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये क्या है, बल्किंग ऑफ सैंड किस में होता है? सबसे ज्यादा तो फाइन सैंड में। किसकी वजह से होता है? मॉइस्चर कंटेंट लगभग 4-5% के आसपास होता है। तो दो क्वेश्चन अपना आंसर हो गया। इसे पूछा है किस में सबसे ज्यादा होता है, तो आंसर हो गया अपना मोर इन फाइन सैंड, आंसर हो गया 70 में डी। तो 70 में डी आंसर हो गया अपना डी। अगर क्वेश्चन बना हो
मॉइस्चर कंटेंट किस पे मैक्सिमम होता है, तो अराउंड 5% के आसपास मैक्सिमम होता है। तो जो भी इसके आसपास नजदीक दिया हो या 5% दिया हो तो मॉइस्चर कंटेंट इतना हो तो मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड उसमें होता है। ठीक है, किस सैंड में होता है और कितने मॉइस्चर कंटेंट पे होता है, दोनों हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पिक द wrongly written assumptions taken in analysis of riveted joint। तो रिवेट जॉइंट है उसके लिए कुछ अजम्पशन लिए हैं, उसमें कौन सा अपन को चारों में से देखना कि कौन सा अजम्पशन गलत है। तो देखो ये तो पूरा स्टील में पढ़ते हैं पूरा है ना, इसकी जॉइंट की रिवेट जॉइंट की थ्योरी पढ़ते हैं, क्या अजम्पशन लिए हैं तब पता चलता है। लेकिन इनके ऑप्शन को देख के ये ना बहुत आसान सा है, पता चल जाएगा, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। तो आप थोड़ा बहुत ही अपने पढ़ाई की है पहले, तो ये सब जरूरी नहीं है कि आपको थ्योरी पढ़ी हुई हो तो ये आ पाएगा, आप ऐसे भी इसको बता सकते हैं, बिल्कुल जनरल चीजें हैं। देखो ऑप्शन देखो 1 by 1। पहला है फ्रिक्शन इन ए प्लेट इज नेग्लिजिबल। सही बात है, उससे फ्रिक्शन का रोल ज्यादा नहीं होता है, रिवेट या बोल्ट में फ्रिक्शन को ज्यादा कंसिडर नहीं कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है ये। ठीक है, 71 में ए करेक्ट, बी करा है यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेट्स नॉट कंसिडर्ड। नहीं, ये गलत है, उसमें जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म कंसिडर किया जाता है, तो दूसरा गलत है सी, जो कि अपना आंसर ही वही है ना, क्योंकि इसने रॉन्ग ही पूछा है, तो आंसर तो अपना हो गया ये ऑलरेडी। ठीक है, तीसरा है बेंडिंग मोमेंट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। देखो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, जो रिवेट है वो रिवेट या बोल्ट लगभग डिजाइनिंग सेम होता है, बस रिवेट पुराना है, बोल्ट थोड़ा नया, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हाँ डिफरेंस है लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो रिवेट भी बोल्ट की तरह क्या नहीं करता, बेंडिंग को वो कैरी नहीं कर पाता है, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन देखा था, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी देखो, टोटल लोड ऑन द जॉइंट इज इक्वली शेयर्ड बाय ऑल रिवेट। सही बात है, टोटल जो है वो इक्वली शेयर्ड होगा तभी वो यूनिफॉर्म होगा, तो ये जो बी इसी वजह से ही गलत हुआ है, तो डी ये जो है सही हो गया, आंसर अपना यही आ गया बी। ठीक है, 71 में बी, गलत पूछा था अपन से, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो। ये उसने पूछा है सेफ्टी, जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पूछा है ना, फैक्टर सेफ्टी या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर किसके लिए, कंक्रीट और स्टील के लिए। ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड चीज क्वेश्चन है, बेस वाला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। हो सकता है कि अभी तो शायद ऐसे आसान क्वेश्चन पूछे भी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली मे बी टेकन एज, ये होता है, आंसर हो गया अपना ए 1.5 एंड 1.15। ठीक है, देखो इसके साथ में एक दो इंफॉर्मेशन मैं आपको और बता दूं। 72 में देखो, तो 72 है क्वेश्चन नंबर 72, कंक्रीट में जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है वो लेते हैं 1.5 का। ठीक है, याद रखना आपको, डेटा है ये, याद रखना आपको है ना, ये IS 456 में कोड में दिया हुआ है। ठीक, ये रखेंगे, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में रखते हैं इतना, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में 1.5 रखते हैं। ठीक है, ये वैल्यू जो है देखो, अब जो डिजाइनिंग में जो करते हैं अपन है ना, सॉरी जो IS 456 में दिया हुआ है, जो कंक्रीट है उसके लिए कितना करते हैं 1.5। डिजाइनिंग जो करेंगे तो एक्चुअल जो स्ट्रेस कितना होता है 0.67 FCK। ठीक है, लेकिन डिजाइन जो करेंगे वो क्या करेंगे, यूज करके इस फैक्टर सेफ्टी को डिवाइड बाई 1.5 क्या हो जाता है, इस वजह से 0.45 FCK आता है। ठीक है, तो दो चीजें इंफॉर्मेशन, एक तो क्या है एक्चुअल स्ट्रेस ये होता है, डिजाइन वाला जो स्ट्रेस है वो अपन ये लेते हैं कंक्रीट में। दूसरा चीज है स्टील, लिखूं मैं स्टील के लिए होती है 1.15 फैक्टर सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी जो है, फिर या पार्शियल फैक्टर जो सेफ्टी फैक्टर है उसकी वैल्यू होता है 1.15। जो एक्चुअल स्ट्रेस क्या होता है वो होता है FY। ठीक है, लेकिन अपन डिजाइन किससे करेंगे, डिजाइन लेते हैं FY है ना, ये डिवाइड बाई 1.15 ये होता है 0.87 FY।
तो ये आता है 0.87, FI आता ना वो 1.15 को डिवाइड करके आता है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है, एक्चुअल क्या होता है और जो डिजाइन वाला कौन सा लेते हैं, और एक ही ये पार्शियल फैक्टर सेफ्टी जो दे रखा है वो तो अपना हो ही गया है। तो आंसर तो अपना ये हो गया 72 में ए, ठीक है। लेकिन मैंने एक दो इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा बता दी है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना कि ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि ये हो सकता है कि ये ना पूछे, तो इससे ज्यादा आगे जाके क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैंने ये बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 73। द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और ए बीम ऑफ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन इज सच दैट, ठीक है। देखो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है अपन को, है ना, उसका रिलेशन पूछा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और एवरेज शियर स्ट्रेस में, लेकिन शेप कौन सी दी हुई है, दी हुई है सर्कुलर, ठीक है। उसमें जो आंसर है वो होगा सी, क्यों मैक्सिमम और जो एवरेज है, सॉरी जो मीन है या एवरेज उसी को ही बोलते हैं, उसका जो रिलेशन होता है वो क्यू मैक्सिमम इक्वल टू 4/3 क्यू मीन, ठीक है। तो वो 4/3 1.33 आंसर हो गया 73 में सी, ठीक है। क्यू मैक्सिमम 4/3 एवरेज जो 1.33 इसको लिख दिया। ये सर्कुलर के लिए है, अलग अलग शेप के लिए अलग अलग होता है। जैसे ये आएगा, जैसे कि ट्रायंगुलर और जो रेक्टेंगुलर है उसके लिए होता है 3/2, यानी कि 4/3 की जगह 3/2 होता है, ठीक है। ये शेप पे डिपेंड करता है। और जो ये शेप, वैसे इसकी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी होती है, वो होती है पैराबोलिक, ठीक है। रिलेशन कैसा होता है, पैराबोलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 74 में पूछा है IS 456 2000 है, उसके अकॉर्डिंग जो कॉलम है उसमें मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट कितना होगा, ठीक है। तो ये अपन को केस है कॉलम का, मैक्सिमम पूछा है, तो मैं कॉलम के लिए मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों पे बन सकता है, किसी और पे भी, मतलब दूसरे दोनों इंफॉर्मेशन भी बन सकता है। कॉलम जो मैक्सिमम होगा वो एक मिनिमम, ठीक है। मिनिमम होता है वो होता है 0.8%, ठीक है। जो टोटल एरिया है, होल एरिया है, उसका 0.8% से कम नहीं होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। मिनिमम इतना होना चाहिए 0.8%। मैक्सिमम है वो 4% एंड 6%, दो केस हैं। अगर लैपिंग कर रखी है, नहीं कर रखी है, अगर लैपिंग जो है कर रखी है तो होता है 4% लेफ्ट में। अगर नॉट लैप्ड, लैपिंग नहीं कर रखी है, लैपिंग क्या है, अब सोइल इसमें सॉरी आरसीसी में पढ़ेंगे, आरसीसी डिजाइन में लैपिंग क्या होती है, डिटेल में। लैपिंग जो है वो एक दो जो बार होते हैं उनको बांधने के लिए की जाती है, दोनों को। पूरा तो अपन के पास ये अच्छा होता नहीं है कि हमेशा ही है ना पूरा लेंथ मिलेगा उसको, तो काटे हुए दोनों को काट काट के जोड़ने को है ना, जोड़ने के लिए उनको लैपिंग की जाती है दो बार को। तो वो है उसका केस है ये लैपिंग करने का केस, तो वो आप डिटेल में पढ़ेंगे, मैं बता नहीं रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अगर लैपिंग का केस, ये सिर्फ कोडल प्रोविजन बता रहा हूं। मिनिमम का हो गया। अगर मैक्सिमम का केस है उसमें लैपिंग कर रखी है, किसी ने बोला है लैपिंग कर रखी है, तब तो आप क्या कर देना 4%। अगर ये कुछ नहीं बोला है, लैपिंग नहीं कर रखी है, कुछ नहीं बोला है, तो अपन मान के चलेंगे लैपिंग नहीं कर रखी है, अपन कर देंगे 6%। तो आंसर अपने क्वेश्चन में देखो मैक्सिमम पूछा है और कुछ नहीं बोल नहीं रखा है, तो आंसर होगा अपन मान के चलेंगे लैपिंग नहीं कर रखी है 6%, सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो इसका दो क्वेश्चन, ये टोटल 3 क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन में बता दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन पढ़ो और इसको देखो, समझो इसको क्या पूछ रहा है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कॉलम पे ही है ना, कॉलम की डेफिनेशन बता रहा है ये। आरसीसी में पढ़ेंगे आप कॉलम की डेफिनेशन है ये। देख एक कॉलम इज कंप्रेशन मेंबर, अपन जानते हैं पहले से, सही बात है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड्स 3 टाइम्स ऑफ इट्स लिस्ट लेटरल डायमेंशन, दिस इज एप्लीकेबल टू, फिर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में इसने डिफरेंट शेप बताई है उसकी क्रॉस सेक्शन की। तो ये पूरी जो कॉलम की डेफिनेशन है ना, कॉलम 75 क्वेश्चन नंबर 75। देखो जो कॉलम जो है वो इसने कंप्रेशन मेंबर बताया बिल्कुल भी,
बिल्कुल ही सही बात है। कंप्रेशन मेंबर प्राइमरीली जो है ये कंप्रेशन को कैरी करता है, ठीक है। कंप्रेशन मेंबर है, प्योरली कंप्रेसिव जो कंप्रेशन मेंबर नहीं है, ठीक है। इसके लिए इसने बोला लेमडा, है ना, वो है एल इफेक्टिव, जो एल इफेक्टिव डिवाइड बाई एल एल डी, है ना। जो है एल एल डी ये क्या हो सकता है, ये मैंने लिखा है लिस्ट लिटरल डायमेंशन, जो कि बी और डी कोई भी हो सकती है, ब्रेड्थ हो सकती है या डेप्थ हो सकती है, या फिर सर्कुलर है तो उसमें डायमीटर ही हो जाएगी। तो जो भी हो, एक ये कोई सा भी केस हो सकता है, जो भी कम होवे उसकी बात है, दोनों में से मिनिमम हो जो। ये क्या है, लिम्डा क्या सिलेंडरनेस रेशियो है, ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो इसकी वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, है ना। एक्सीड ये लिख रखा है इसने, ये बता रखी है, खुद से बता रखी है, तो है ना, ये 3 से ज्यादा होना चाहिए। ये इसकी कॉलम की डेफिनेशन। लेकिन इसी कॉलम की डेफिनेशन में क्रॉस सेक्शन जो है ना, क्रॉस सेक्शन है उसकी शेप पे कोई जिक्र नहीं है। जो शेप है वो सारी की सारी ऑल शेप के लिए सेम डेफिनेशन है। तो आंसर होगा अपना डी, ऑल द शेप ऑफ सेक्शंस। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसी एक शेप के लिए नहीं है, ये सभी शेप के लिए शेप है। तो ये आंसर होगा अपना डी, ठीक है। तो ये अपन को शेप देखनी नहीं है, रेक्टेंगुलर लिखा है, क्या लिखा अपन को कोई मतलब नहीं है, डी आंसर हो गया। अब इसके साथ में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लो। अगर ये जो सिलेंडरनेस रेशियो है एल इफेक्टिव डिवाइड बाई एल एल डी, मतलब लिस्ट लेटरल डायमेंशन, उसकी वैल्यू 3 से कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेडेस्टल। उसको बोलते हैं देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, उसको बोलते हैं पेडेस्टल, ठीक है, पेडेस्टल। तो आपको डेफिनेशन भी एक और पता चल गई। अगर 3 से कम हो तो क्या बोलते हैं, पेडेस्टल। अगर इसकी वैल्यू 3 से ज्यादा हो तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉलम। और जो पेडेस्टल जो है वो प्योरली कंप्रेसिव मेंबर होता है, जबकि कॉलम जो है वो प्योरली कंप्रेसिव मेंबर नहीं होता। मेनली कंप्रेशन को कैरी करता है लेकिन प्योरली कंप्रेसिव मेंबर नहीं है। ये ओनली कंप्रेशन को कैरी करता है, ठीक है। ये होगी इसकी दोनों की डेफिनेशन। फिर इसमें कॉलम में और आता है लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, तो वो चीज मैं नहीं जा रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन में नहीं पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पढ़ो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दे रखी है, लिखा हुआ है EI d3y अपॉन dx3। इसको क्या बोलेंगे, ये आप सॉम में पढ़ चुके हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। डिफ्लेक्शन में आता है ये, डिफ्लेक्शन वाला जो यूनिट है उसमें पढ़ते हैं क्या होता है, आप बताओ। तो देखो ये अपना आंसर तो EI इंटू dy³ डिवाइड बाई dx³। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शियर। तो आंसर अपना डी, 76 में आंसर अपना डी, ठीक है। EI dy³ अपॉन dx³ को क्या बोलते हैं, ये होता है शियर, ठीक है। लेकिन इसके साथ में 3 ऑप्शन और हैं, वो भी देखते जाओ। देखो y को बोलते हैं डिफ्लेक्शन, ठीक है। dy अपॉन dx इसको बोलते हैं स्लोप, ठीक है। EI d2y अपॉन dx² dx² इसको बोलते हैं मोमेंट, ठीक है। अब है EI d3, यहां पे x³, यहां पे मतलब 3 बार इसको डिफरेंशिएट कर दो तो वो मैंने लिख रखा है, उसको बोलते हैं शियर। और एक और आए EI dy4 अपॉन dx4, इसको बोलते हैं लोड इंटेंसिटी। तो पांचों है वो आपको याद होने चाहिए। अभी तो एक भी क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन भी बन सकते हैं ऐसे, तो मैंने आपको सारे एक साथ में कर दिए, ठीक है। ये आपको याद हो, ये एक कोई भी क्वेश्चन कहीं भी क्वेश्चन उठा सकता है इनमें से। तो चलो अपना आंसर हो गया, अपने से ये पूछा था, आंसर हो गया अपना डी, शियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फॉर ए फिक्स्ड सपोर्ट इन ए प्लेन स्ट्रक्चर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन इज। फिक्स्ड सपोर्ट है, बताओ उसमें। ये तो बिल्कुल ही पहला जो दूसरा जो यूनिट पढ़ते हैं, है ना, जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए उससे वो सारी चीजें
पढ़ेंगे उससे पहले तो अपन को सपोर्ट के बारे में पता होता है ना, पता होना चाहिए। तो पढ़ाया है सर ने आपको, बताओ क्या होगा फिक्स सपोर्ट के लिए। फिक्स सपोर्ट में कौन कौन सी रिएक्शन आती हैं? 77। तो फिक्स सपोर्ट में क्या होगी? एक जो है दो फोर्स वाली रिएक्शन होंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल, ये हो गया एफ हॉरिजॉन्टल, एफ वर्टिकल, है ना, और एक आएगा मोमेंट, एक आ गया मोमेंट, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मोमेंट आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा एफ एक्स, ये एफ वाई, ये आ गया। तो 3, 1 2 3। इसमें टोटल पूछिए कि टोटल रिएक्शन कितनी आ गई? 3, 2 फोर्स की, एक मोमेंट की। आंसर आ गया अपना सी, 77 में सी। ठीक है, चलिए इस लेक्चर में अपन यही करते हैं, आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.